बचे हुए सभी दुश्मनों को जिंदा पकड़ लिया है। मोहोंग ने गुस्से में कहा कि इन लोगों ने हमारी ट्राइब के मासूम लोगों को मारा था, इसलिए इन सबको मौत की सजा मिलनी चाहिए। मोहोंग ने अपना वेपन उठा लिया था उन दुश्मनों को मारने के लिए, पर चीफ ने तुरंत आगे बढ़कर मोहोंग को रुकने का ऑर्डर दिया। चीफ ने मुझसे पूछा कि अब क्या किया जाए। मैंने उसे समझाया कि इस प्रिमिटिव टाइम में ह्यूमन पावर की कीमत क्या होती है। मैंने उन दुश्मनों की तरफ इशारा करते हुए चीफ को बताया कि ये लोग हमारे लिए दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये हमारी वो फ्री लेबर हैं जो आगे चलकर हमारे नए एम्पायर को बनाने में दिन रात मजदूरी करेंगे। मैं इनकी जान बख्श दूंगा, पर उसके बदले में ये जिंदगी भर हमारे गुलाम बनकर रहेंगे। मुझे पता था कि आगे चलकर हमें और भी खतरनाक जंगली जानवरों और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन ट्राइब्स का सामना करना पड़ेगा। ट्राइब का कॉन्स्टेंटली बड़ा और ताकतवर होना बहुत जरूरी था, और इस प्रिमिटिव एरा में सबसे कीमती चीज थी पॉपुलेशन। मैंने उन पकड़े हुए दुश्मन कैप्टिव्स की तरफ देखा। ज़ूक्यो जमीन पर बैठा था। उसने तो अपने दिमाग में पूरी तरह सोच लिया था कि उसकी मौत अब पक्की है। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि उसने मरने की तैयारी कर ली है और मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। पर मैंने एक शातिर और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा और बोला, किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं? ज़ूक्यू एकदम हैरान रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा कि क्या मैं उसको इस बार भी जिंदा छोड़ दूंगा। मैंने सबके सामने अनाउंस किया कि यह दूसरी बार है जब ज़ूक्यू मेरे हाथ लगा है, और तुम्हारा लीडर कूल हो तो वैसे भी मारा जा चुका है, तो अब तुम सब मेरे लिए काम करोगे और मेरी स्ट्रेंथ बनोगे। मैंने उसके हाथ को खोल दिया। उन सब ने कहा कि उस बेवकूफ और जालिम कूलों की वजह से उन सब की जान खतरे में आई और वो इस हालत में पहुंचे हों। मैंने उनसे सीधा पूछा कि क्या तुम सब जिंदा रहना चाहते हो। मैंने उन्हें एक लाइफ चेंजिंग ऑफर दिया कि अगर वो मेरी ट्राइब ज्वाइन कर लें तो उन्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी सच्चाई और दरियादिली प्रूफ करने के लिए मैंने ज़ूक्यू का एग्जाम्पल दिया। मैंने सबको बताया कि कैसे मैंने उसे 2 बार पकड़ा और दोनों बार बिना किसी नुकसान के छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैंने उसे बेहतरीन रोस्टेड वुल्फ मीट भी खिलाया था। मैंने प्रॉमिस किया कि मेरी ट्राइब ज्वाइन करने पर हर किसी को रोज भरपेट खाना मिलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। रोज भरपेट खाना, ये अल्फाज सुनकर उन सभी प्रिमिटिव लोगों की आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। उन्हें यकीन हो गया कि मैं सच बोल रहा हूँ और मैं उनके पुराने लीडर जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। उन सब ने तुरंत एक आवाज में मेरी ट्राइब ज्वाइन करने के लिए हाँ कर दी। मैंने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि इन सब के बंधन खोल दो और फीस्ट शुरू करो। मैंने उन्हें पिछली बार का बचा हुआ सारा वुल्फ मीट निकालकर खिलाने को कहा। वो लोग हैरान थे कि मैं दूसरे ट्राइब लीडर्स की तरह क्रूएल नहीं था। वो लोग भूखों की तरह मीट पर टूट पड़े, एक दूसरे से थोड़ा बहुत झगड़ भी रहे थे खाने के लिए। अब मुझे पूरा पता था कि ये सब लोग कंप्लीटली मेरे लॉयल हो चुके थे। चीफ यू चलकर मेरे पास आई और बोली कि उसने आज तक अपनी पूरी लाइफ में किसी को कैप्टिव्स के साथ ऐसा अच्छा बिहेव करते नहीं देखा, और उसने मेरी विजनरी थिंकिंग की बहुत तारीफ की। लेकिन मेरी इस दावत वाले मूव ने एक नई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। मोहोंग ने मेरे पास आकर परेशानी में बताया कि बॉस, हमारा सारा खाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और सर्दियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। इतने सारे लोगों का पेट लगातार कैसे भरेगा? ये सच में एक बड़ा इशू था। अगर हम किसी तरह स्प्रिंग सीजन तक सर्वाइव कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तब तक खाने का बड़ा जुगाड़ करना जरूरी था। मैंने सोचा कि मुझे हंटिंग का कोई नया और इफेक्टिव तरीका ढूंढना होगा। बाहर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। ऐसे में शिकार मिलना बहुत मुश्किल था। तभी मेरी नजर मेरे नए पेट श्याओ बाई पर पड़ी, जो मेरे पैरों के पास घूम रहा था। मैंने मोहोंग से पूछा कि वुल्फ से इतनी बार लड़ाई करने के बाद उसे वुल्फ की सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है। मोहोंग थोड़ा कंफ्यूज था और उसने ना में सिर हिला दिया। मैंने उसे बताया कि वुल्फ्स की सबसे तगड़ी पावर और उनका मेन हथियार उनकी सेंस ऑफ स्मेल होती है। मैंने एक कॉन्फ्रेंस स्माइल दी और कहा कि अब मैं तुम्हें इसकी असली पावर दिखाता हूँ। श्याओ बाई को कमांड देते ही हम सब हंटिंग के लिए निकल पड़े। जंगल में आगे बढ़ते हुए श्याओ बाई ने अचानक आगे जाकर बाग किया और हमने फौरन अपनी बोझ तान ली। पर वहां जो सफेद हिरन था वो अचानक से अलर्ट हो गया और इतनी तेजी से भागा कि उसको नॉर्मल स्पीड से पकड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। पर मैं भी कहाँ पीछे हटने वाला था। मेरे पास मेरा सिस्टम था। मैंने अपना सिस्टम पैनल ओपन किया और तुरंत अपने सारे अवेलेबल स्टैट पॉइंट्स एजिलिटी पर डाल दिए। एजिलिटी मैक्स आउट होते ही मेरी स्पीड अचानक से एक सुपर ह्यूमन लेवल पर पहुंच गई और मैं हवा को चीरते हुए उस हिरन के पीछे भागा। प्रिमिटिव जमाने के एनिमल्स भले ही साइज में ह्यूज थे, पर मेरी मॉडर्न सिस्टम स्पीड के आगे उनका बचना पॉसिबल नहीं था। मैंने परफेक्ट एम लिया और अपनी बो से एक तीर छोड़ दिया जो सीधा उस जायंट व्हाइट डियर को जा लगा और वो वहीं बर्फ पर ढेर हो गया। ये अकेला जायंट शिकार पूरी ट्राइब के लिए कई दिनों तक काफी था। मैंने सबको ऑर्डर दिया कि इस मस्ट डियर को उठाकर वापस बेस पर ले चलो। रात को आग के पास सब मजे से उस डियर का मीट खा रहे थे। एक बंदे ने मुझे चुपचाप खाते हुए देखकर मजाकी अंदाज में कॉमेंट मारा कि मैं कितने सोफिस्टिकेटेड और तमीज वाले तरीके से खाता हूँ, बिल्कुल उनकी ट्राइब की औरतों से भी ज्यादा नजाकत से। चीफ यू मेरे पास आकर बैठी। उसने मुझे थैंक यू कहा कि मेरी और सिर्फ मेरी वजह से आज पूरी ट्राइब एक साथ यूनाइटेड और सेफ फील कर रही है। उसने मुझसे गुजारिश की कि मैं इस नई और यूनाइटेड ट्राइब को एक नया नाम दूं। मैंने थोड़ा डीप सोचा और एक पावरफुल आवाज में सबके सामने कहा, दाहुआंग ट्राइब। दाहुआंग का मतलब है इस प्रिमिटिव वेस्टलैंड को कंप्लीटली कॉन्कर करना। सबको ये नाम बहुत पसंद आया। मैंने वहीं बैठे खुद से प्रॉमिस किया कि इस डेंजरस प्रिमिटिव एरा में मैं एक टॉप टियर लाइफ जीऊंगा।
तभी मेरा सिस्टम एक्टिवेट हुआ और एक गोल्डन नोटिफिकेशन स्क्रीन पर पॉपअप हुआ। सिस्टम ने बताया कि डा हुआंग ट्राइब को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश करने के लिए मुझे रिवॉर्ड के तौर पर 20 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स और हीलिंग स्किल लेवल 1 मिल गया है। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि मेरे पास अब हीलिंग की मैजिकल पावर थी। तभी मैंने उस डियर मीट का एक बड़ा टुकड़ा खाया और अचानक मेरा मुंह बहुत बुरा सा बन गया। मैं लगभग उसे थूकने वाला था। चीफ यू और मूहोंग मेरी ऐसी हालत देखकर घबरा गए। उन्हें लगा कि मीट खराब है या मुझे कुछ हो गया है। उन्होंने परेशानी से पूछा कि बॉस क्या आप बीमार पड़ गए हो? ये मीट तो उनके लिए एक अल्टीमेट लग्जरी डेलिकेसी थी। मैंने उन्हें समझाया कि मैं बीमार नहीं हूँ, बस बात यह है कि भले ही ये मीट उनके लिए बहुत ठीक हो, पर मैं एक ऐसी मॉडर्न जगह से आया हूँ कहाँ फूड में अलग अलग स्पाइसेस होते हैं। जब मैं शुरू में यहाँ आया था तब भूख और एक्सट्रीम ठंड की वजह से मैंने ये बेस्वाद मीट खा लिया था, पर अब इसमें तो सॉल्ट का नामो निशान तक नहीं है। मैं इसको डेली कैसे खाऊंगा? सॉल्ट वो क्या होता है? उन्होंने हैरानी से पूछा। मैंने डिसाइड कर लिया था कि कल चाहे जो हो जाए मैं सॉल्ट ढूंढ कर ही रहूंगा। मैंने उन्हें डिटेल में बताया कि भले ही उन्होंने सॉल्ट का नाम नहीं सुना, पर उसके बिना कोई भी इंसान फिजिकली ठीक से जिंदा नहीं रह सकता। उसके बिना शरीर की सारी ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इंसान वीकन हो जाता है। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें टाइम टू टाइम वाइल्ड जानवरों का कच्चा खून पीने की तलब होती है? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और अग्री किया। मैंने उन्हें समझाया कि खून पीना एक्चुअली बॉडी के अंदर सॉल्ट कंज्यूम करने का एक बहुत ही घटिया और इनएफिशिएंट तरीका है। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि कल मैं उन्हें नेचर में पाया जाने वाला असली नेचुरल सॉल्ट दिखाऊंगा। प्रॉब्लम ये थी कि नेचुरल सॉल्ट था कहाँ? वो नदी के उस पार था जहां हम खड़े थे, पर नदी का पानी इतना फ्रीजिंग ठंडा था कि उसको तैर कर पार करना किसी आम प्रिमिटिव इंसान के बस की बात नहीं थी, और उसमें जमकर मरने का पूरा रिस्क था। बोट बनाना अभी हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से बहुत लंबा और मुश्किल काम था। सब परेशान थे कि वहां कैसे जाएंगे। तभी ज़ुएक्यू आगे आया और कॉन्फिडेंटली बोला कि बॉस मैं जाऊंगा। उसे नेचुरली ठंड नहीं लगती थी, ये बात तो मैं भूल ही गया था। ज़ुएक्यू ने बिना सोचे उस बर्फीली नदी में जंप लगा दी और स्मूथली तैरकर उस पार चला गया। वहां पहुंचकर उसने किनारे पर जमे हुए क्रिस्टल क्लियर रॉक्स को उठाकर टेस्ट किया। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए, जिससे मुझे क्लियर पता चल गया था कि उसने सॉल्ट ढूंढ लिया है। उसने उस नमकीन स्वाद को अपनी लाइफ में पहली बार फील किया था और वो अमेज्ड था। उसने चिल्लाकर मुझसे पूछा कि बॉस इस सॉल्ट को वापस हमारी तरफ कैसे लाना है? मैंने रिलैक्स होते हुए कहा कि तुम टेंशन मत लो, वही रुको, मैं अभी कुछ करता हूं। अब हमारे पास फाइनली सॉल्ट था, पर उसको स्टोर करने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट पानी उबालने के लिए हमें अच्छे बर्तन चाहिए थे। मूहोंग ने आकर पूछा कि बॉस अब हम आगे क्या करने वाले हैं? मैंने उसे समझाया कि अब हम प्रॉपर पॉटरी बनाएंगे। उसके लिए हमें सिर्फ अच्छी क्वालिटी की मिट्टी और फाइन सैंड की रिक्वायरमेंट थी। हम सब सैंड की तलाश में निकल पड़े और जल्द ही चीफ यू ने एक परफेक्ट स्पॉट पर फाइन सैंड ढूंढ निकाली। मिट्टी और सैंड को प्रॉपर रेशियो में मिक्स करके मैंने परफेक्ट क्ले बनाई और उस क्ले से प्रिमिटिव पॉटरी शेप करना शुरू किया। अब सबसे बड़ा चैलेंज था उस क्ले पॉटरी को आग में ठीक से पकाना। हमारे पास कोई प्रॉपर किल नहीं था जो फायर का टेम्परेचर इवनली कंट्रोल कर सके, इसीलिए इनिशियल अटेम्प्ट्स फेल हो गए और आधे कच्चे बर्तन टूट गए। मूहोंग बहुत डिसअपॉइंटेड और सैड लग रहा था, पर मैंने उसे मोटिवेट किया और कहा कि हार नहीं माननी है, हम लगातार ट्राई करेंगे तो जरूर सक्सेस मिलेगी। मैंने उन्हें बताया कि अगर हमने पॉटरी ठीक से बना ली तो हम क्लीनली बॉइल्ड वाटर पी सकेंगे और अपना प्रेशियस सॉल्ट भी सेफली स्टोर कर पाएंगे। तभी ज़ुएक्यू नदी पार से भागता हुआ वापस आया और उसके चेहरे पर एक्सट्रीम पैनिक था। उसने मुझे आकर हाँफते हुए बताया कि बॉस, उसने वहां दूसरी ट्राइब के लोगों को स्काउट करते हुए देखा है और वो जरूर डेडली येलांग ट्राइब के लोग हैं। उसने और डिटेल्स डिस्क्लोज की कि मारा गया कूलू हमेशा से येलांग ट्राइब के बॉस का अंडरलिंग था और हर 10 दिन में उन्हें अपने शिकार का एक बड़ा हिस्सा प्रोटेक्शन फी के रूप में देता था। अगर उन्हें पता चल गया कि कूलू मारा जा चुका है तो वो अपना रिवेंज लेने हम पर मैसिव अटैक कर देंगे। मैंने गुस्से से उसे देखा और पूछा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। उसने बताया कि येलांग ट्राइब कूलू की ट्राइब से साइज और स्ट्रेंथ में 3 गुना ज्यादा बड़ी है। चीफ यू ये सुनकर बुरी तरह घबरा गई। उसने सोचा कि अभी हम एक तबाही से बचे थे और अब एक और नई तबाही हमारे सिर पर आकर खड़ी हो गई है। उसने मुझे नई जगह रिलोकेट होने का सजेशन दिया, पर मैंने उसे काम करते हुए एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी और कहा कि इतना पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इन सब से निपटने का एक सॉलिड मास्टर प्लान ऑलरेडी रेडी था। हम सब वापस अपने बेस पर आए। मैंने जमीन पर एक क्लियर ब्लूप्रिंट ड्रॉ किया और सबको समझाया कि हम एक केयरफुली डिजाइंड इजीली डिफेंसिबल और हार्ड टू अटैक वुडन डिफेंसिव वॉल बनाएंगे और उसके साथ में एक ऊंचा वॉच टावर भी खड़ा करेंगे ताकि हम दुश्मन को दूर से ही स्पॉट कर सकें। मैंने पूरी ट्राइब को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या बच्चे, सबको इस मैसिव प्रोजेक्ट में लगा दिया। कुछ दिन तक सबने बिना थके मिलकर दिन रात मेहनत की। चीफ यू ने मुझ पर पूरा भरोसा दिखाया और हमारी ट्राइब प्रैक्टिकली एक इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस में बदल गई। इस इंटेंस प्रिपरेशन के दौरान मेरी आर्चरी मास्टरी लेवल 3 पर अपग्रेड हो गई थी।
अब मेरी आर्चरी स्किल्स इतनी डेडली और एक्यूरेट हो चुकी थी कि मैं इस प्रिमिटिव वर्ल्ड में किसी को भी इजीली डोमिनेट कर सकता था। चीफ यू मेरे पास चलकर आई। वो मेरे स्किल्स और लीडरशिप को देखकर काफी इंप्रेस थी। उसने ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया कि शुरू में वो इस प्लान पर थोड़ा डाउट में थी, पर मेरी फ्लॉलेस आर्चरी देखने के बाद उसकी सारी टेंशन हवा में उड़ चुकी थी। तभी अचानक हमने एक हैवी थडिंग आवाज सुनी जो जमीन को हिला रही थी। सामने से एक मैसिव और टेरिफाइंग प्रिमिटिव बीस्ट, जिसे उन्होंने जिया लॉन्ग हॉर्न सिरोटॉप्सियन डायनासोर कहा, वहां आ गया था। ये बीस्ट अग्रेसिवली हमारी तरफ बढ़ रहा था। चीफ यू उस जायंट बीस्ट को देखकर घबरा गई और चिल्लाकर बोली कि ये बीस्ट बहुत खतरनाक है और इसके ऊपर की इतनी थिक आर्मर लाइक स्किन पर हमारे स्टोन स्पीयर्स का कोई असर नहीं होगा। उसने वॉर्न किया कि मेरी एरोज भी इस पर परफेक्टली यूजलेस होंगी, पर मेरी बाज जैसी नजरों ने उस बीस्ट को प्रॉपर्ली स्कैन कर लिया था। दुनिया में